employment. So in that case, we said that whenever inflation increases, if not immediately, then after some time, workers will take this into consideration that inflation levels, average inflation level is increasing, and in turn, they are going to revise their expectations regarding the inflation, and their expected inflation level will also increase. Now we know that we are living in the economic scenario which is having very dynamic impact of various things. So हम लोगों को एक people who are employed in the government sector, like your parents, you might be knowing that people in government sector they get DNS allowance. किस किस लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है? DNS allowance हमें एक DA मिलता है हमारी सैलरी में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर पे एम्प्लॉयड होते हैं. अगर नहीं सुना है तो आप अपने पेरेंट्स से पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं. सो द थिंग इज कि क्योंकि जब हमारा इन्फ्लेशन लेवल बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है और जो इनका जो बहुत सारे वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. मतलब हमारा कोई भी रिलेशन किसी को भी कभी भी इम्पैक्ट कर सकता है. जैसे अभी रिसेंटली कल हमने बोला गोल्ड प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं, उसका भी हमारा मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट आएगा ऑन वेरियस सेक्टर्स, ऑन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी. तो जब हमारी चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं तो दोनों पार्टीज जो है, चाहे वो लेबर्स हो चाहे वो हमारी फर्म्स हो, वो दोनों पार्टीज हेजिटेट करती हैं कि हमें किसी भी तरह के लेबर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना है. सो लेबर डोंट वांट टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स थिंकिंग कि अगर अभी मान लो मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि नेक्स्ट सपोज 2 years के लिए आई एम हैप्पी और आई एम एक्सेप्टिंग टू हैव एन इनकम ऑफ अबाउट से ₹3,000, बट देन वी डोंट नो व्हाट विल बी द इन्फ्लेशन लेवल. So labor don't want to agree upon a fixed wage rate in this case when the inflations are unpredictable and they are unpredictable towards the higher end. कि हमें ये पता है इन्फ्लेशन तो इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज तो हो नहीं सकती है. तो इस वजह से जो लेबर है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते. On the other hand, the firms will also don't want to involve themselves into any kind of labor contract. क्योंकि अगर अभी ये बोलता है कि अभी इन्फ्लेशन लेवल सपोज 10% बढ़ रहा है, एंड मैं सब लिख दूंगी फर्स्ट प्लीज अंडरस्टैंड. अगर लेबर ये बोलता है कि अभी इन्फ्लेशन 10% बढ़ रहा है और नेक्स्ट ईयर 12% से बढ़ेगा और उसके नेक्स्ट ईयर सपोज 16% से इंक्रीज होएगा इन्फ्लेशन, तो वो इसको ध्यान में रखते हुए अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट का डिमांड करेगा और वो हायर वेजेस डिमांड करेगा. बट द फर्म्स विल नॉट बी विलिंग टू पे हायर वेजेस राइट नाउ, क्योंकि कल की इन्फ्लेशन का तो पता नहीं, पर आज तो 10% इन्फ्लेशन है, तो फिर आज वो लेबर्स को 16% के हिसाब से पैसे क्यों दे. तो इस वजह से हमारा जो नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है वो वेज इंडेक्सेशन का डेवलप हुआ है. जो ये डीएनएस अलाउंस डीए मिलता है सैलरीड पीपल को, या जो हमें कॉन्टिन्यूसली प्रमोशन मिलता है, वो तो अब बहुत फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. लेट अस स्टिक टू डीए ओनली. तो जो हमें डीए मिलता है वो ये वेज इंडेक्सेशन ही है कि हम लोगों का इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहे विद द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. तभी हमारे ये डीए भी रिवाइज होते हैं. अगर आपको पता होगा तो एक बेसिक पे होती है, उस बेसिक पे के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उस बेसिक पे के बेसिस पे अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाते हैं टू दी लेबर्स, और उस बेसिक पे के अलावा हम लोगों का एक डीए भी होता है. देयर आर अदर कंपोनेंट्स एज वेल, बट सिंस वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इन्फ्लेशन सो वी आर कंसर्न्ड विद डीएनएस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है कि जब हमारी कमोडिटीज इकोनॉमी में डियर हो रही है, डियर मतलब कि वो महंगी हो रही है, एक्सपेंसिव हो रही है, इस वजह से हमें उनके लिए अलाउंस दिया जाता है. सो वेज इंडेक्सेशन एक तरीका है जिसके बेसिस पे लेबर्स और फर्म्स लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन होएगा तो एक फेयर तरीके से लेबर्स का भी नुकसान ना हो, फर्म्स का भी नुकसान ना हो, और एक फेयर तरीके से जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो वैसे वैसे उनका नॉमिनल वेजेस भी इंक्रीज हो लेबर्स का, ताकि रियल वेजेस कांस्टेंट बना रहे. और किसी भी तरह अगर रियल वेजेस हमारा रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगा इकोनॉमी में. एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगा, देन आई होप यू कैन इमेजिन द कर्व्स नाउ, देयर विल बी अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम, and because of this the output is going to reduce. And nobody wants, the economy, the public policy makers, it does not want कि हमारा output reduce हो, क्योंकि अगर GDP reduce होएगा which means कि firms lay off को reduce होगा.
तो ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए वेज इंडेक्सेशन का प्रिंसिपल लाया गया। तो ये जो भी हम डीए वगैरह है ये एक्चुअली इन वेरिएबल्स के बेसिस पे ही डिराइव किया हुआ है, जिनको अब हम समझ लेते हैं कि ये तो ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, दीज आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज एम्पेरिकल एविडेंसेस। सो आई होप लेमन टर्म्स में आप सबको क्लियर है। कैन वी फॉर्मली स्टार्ट डिस्कसिंग द इक्वेशंस? अगर किसी को ये वेज इंडेक्सेशन क्या होता है ये समझ नहीं आया है, प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट. Everybody is clear what is wage indexation? To index the wage as per the increase in the inflation such that the real wages remains constant and there is no unrequired unemployment in the economy. Is wage indexation clear to all? This type of definition is not given in your readings, but it means that only. Guys, is it clear? Please give me a confirmation. अभी तो लिख भी नहीं रहे हो, लिख भी रहे हो तो सिर्फ रनिंग नोट्स बना रहे होगे, so you can reply at least. Okay, so now we are saying I'll write all the points. If there is, do you want me to write all the points or can we discuss equations? Do you want me to write these points? There will be about 5-6 points. Or do you want me to straight away write the equations? Whatever you will say, I'll do that. Equations or points also? अरे कुछ तो बोलो. Do you want me to write the equations or do you want me to write the points as well? I think you guys are maximum people are from your phone. That is why maybe you are taking time to reply. Points as well. Fine, I'll just write. It'll just take 5-10 minutes. So we say that if there is persistently high inflation, okay, Garima, if there is persistently high inflation, then relation between unemployment and inflation is likely to change. This we have discussed yesterday. Why is it likely to change? It is because the manner in which expectations are formed, they are changed. The manner in which expectation is formed gets changed, and it means that एक्सपेक्टेशंस गेट चेंज, मतलब कि अब क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल से इंक्रीज कर रहा है तो अपनी एक्सपेक्टेशंस लेबर्स भी रिवाइज करेंगे और फर्म्स भी बहुत अनसर्टेन रहेंगे. सो इट मीन्स दैट बोथ वर्कर्स एंड द फर्म्स चेंज द वे ऑफ थिंकिंग and making their expectations. So the next important point is, in the event of high inflation, workers and firms are reluctant to enter into labor contracts. So this is the main thing, that they are reluctant to enter into the labor contracts. That sets nominal wages for a long time. And due to this, the terms of wage contract changes. So what happens is that wage indexation is a provision by which
wages increase automatically with inflation. So this is wage indexation. And we conclude, अभी हम लोग equations से proof करेंगे, but we conclude that whenever labor contracts are having this wage indexation type of scenario, in that case, the impact or the response of inflation due to change in unemployment increases. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोगों का वेज इंडेक्स्ड होएगा, वेज इंडेक्सेशन प्रिंसिपल यूज होएगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सपोज पहले अगर 1% से इंक्रीज करता था और हमारा इन्फ्लेशन से 10% से रिड्यूस कर जाता था, अब उसका इम्पैक्ट ग्रेटर हो जाएगा. मतलब कि अब अगर हमारा 1% से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा तो हमारा इन्फ्लेशन 15% से रिड्यूस होएगा. This is what it means. So we are going to prove this last point using the equations. If you have missed, you can write these points and then we will move on to discussing the equations. There are 3 explanatory points and there are 2 other points explaining what is wage indexation and the impact of wage indexation. Let me know when you are done so that we can discuss the equations also. All right. Shrey, Madhusudan, Marvi, Akshot, Sparsh, Vishal. All right, Diva, waiting, no problem. Paras, Madhusudan. Are you guys writing? If yes, please let me know that it's done. Waiting, no problem. Okay, Google. All right, Paras. Okay, Diva, are you done? Okay, Diva. अच्छा, इन द मीन टाइम आप राज्यसभा पे सर्च करना. मुझे पता नहीं अभी वो यूट्यूब पे आया होगा या नहीं आया होगा. राज्यसभा चैनल पे रात को 10 बजे एक शो कल आया था. मैंने भी नहीं देखा था बिकॉज आई स्लीप अर्ली. सो द शो वाज अबाउट टू द पॉइंट. आई थिंक द नेम ऑफ द शो इज टू द पॉइंट, जहाँ पे प्राइम इकोनॉमिक एडवाइजर अभी करंट सिचुएशन इकोनॉमी की डिस्कस कर रहे थे. सो दे वर डिस्कसिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स. मतलब उन्होंने थोड़ा सा क्लिपिंग पहले दिखाया था. सो ही वाज डिस्कसिंग अबाउट द रेलवे फ्रेट, कैसे वो इंक्रीज अभी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो रहा है. बहुत सारे पैरामीटर्स पे उन्होंने कहा था कि डिस्कस करेंगे. So if you guys are interested, you can check out if that is available on YouTube. It is by the name of To The Point. राज्यसभा चैनल पे आपका आया था and the discussion was with Prime Economic Advisor. All right, Deva. So let us now discuss the equations. अब हम बोल रहे हैं that suppose there are two types of labor contracts. Suppose there are two types of labor contracts in the economy. Wherein the first type is जहाँ पे हमारा wage indexation है.
एक ऐसे टाइप का हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट है जो वेज इंडेक्सेशन कर रहा है, से दैट इज टर्म्ड कि उसमें हमारा उसको हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा टोटल 100% लेबर एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इस 100% में से 75% लोगों का वेज इंडेक्सेशन लेबर कॉन्ट्रैक्ट है और 25% लोगों का वेज इंडेक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये जो 75% है यही ये लैम्डा डिस्प्ले कर रहा है। तो ये लैम्डा बता रहा है कितने प्रपोर्शन, सो दिस लैम्डा इज एक्चुअली टेलिंग अ प्रपोर्शन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड मतलब कि जैसे जैसे हम लोगों का इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा नॉमिनल वेजेस भी इंक्रीज करेंगे। एंड से द सेकेंड टाइप इज जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हमारा वेज इंडेक्स्ड नहीं है वो हम 1 माइनस अल्फा से डिस्प्ले करेंगे। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स जिसके बेसिस पे अभी हमें इक्वेशन डिस्कस करनी है। फिलिप्स कर्व की इक्वेशन हमने बोली थी दैट इट इज पाई टी इक्वल टू पाई टी माइनस 1 माइनस लेमडा यू टी माइनस यू एन। कल हमने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब डिस्कस किया था तो उसमें हमारी ये वाली इक्वेशन हमने डिस्कस की थी। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा इन्फ्लेशन वाला कंपोनेंट है ये दो चीजों पे बेस्ड करता है, क्योंकि हमारा कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कि वेज इंडेक्स्ड हैं विच इज डिस्प्लेड बाय दिस लेमडा, and there are some others that is suppose 25% of the labor contracts which is represented by 1 minus lambda जो कि wage indexed नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये जो लेमडा वाले लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनका तो उतनी ही प्रपोर्शन में नॉमिनल वेजेस इंक्रीज करेगा जितनी प्रपोर्शन में करंट टाइम पीरियड की इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी। So we can say that if 75% proportion of the labor contracts are wage indexed, तो इनको जितना भी इन्फ्लेशन होएगा उसी के हिसाब से इनकी नॉमिनल वेजेस इंक्रीज करेगी। वेयर एज ये जो हमारा 1 माइनस लेमडा वाला लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स है इनकी एक्सपेक्टेशंस प्रीवियस ईयर के इन्फ्लेशन लेवल पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये तो अपने एक्सपेक्टेशंस को उसी के हिसाब से फ्रेम कर रहे हैं। So we can write this equation as pi t equal to lambda pi t plus 1 minus lambda pi t minus 1, बाकी सारा ऐसे आ जाएगा अल्फा यू टी माइनस यू एन। तो जो हमारा ये राइट साइड वाली इक्वेशन है this equation, the term in bracket on the right side reflect the fact that a proportion of this alpha, this is indexed, the labor contract is indexed, whereas this 1 minus lambda, this is not indexed. Is this equation clear to everybody? Is this equation, फिर इस equation के हमें दो parts discuss करने हैं। Is this equation clear to all? All right, Deva, capital yes. कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रटने की कोशिश मत करना गाइस। सो नाउ वी आर सेइंग सपोज दैट केस 1, सपोज कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी ऐसा लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो वेज इंडेक्सेशन के बेसिस पे लेबर कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किया गया हो। तो इसका मतलब ये लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारी इक्वेशन बन जाएगी पाई टी इक्वल टू पाई टी माइनस 1 माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। ये हमारी ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की इक्वेशन बन जाएगी जो हमने कल नेचुरल रेट के साथ डिस्कस की थी, जिसमें हमारा कोई भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी, ये आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, अगर याद है तो वेरी गुड, बट लिखोगे तो अच्छी बात है, दैट व्हेन दिस लेमडा इज इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट नो लेबर कॉन्ट्रैक्ट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेज इंडेक्सेशन प्रिंसिपल। Next case is suppose that this lambda, this is a positive number. So lambda is a positive number. It can be 0.5, 0.6, whatever it is. So then if you solve this equation, we will get, अगर हम ये suppose ये equation 1 है, इस equation को solve करेंगे तो हमारा आंसर आएगा pi t equal to lambda pi t plus 1 minus lambda pi t minus 1 minus alpha
UT माइनस UN। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, आपकी बुक्स के अंदर ये 3-4 स्टेप्स नहीं है, सीधा उन्होंने लास्ट स्टेप पे कंक्लूड किया हुआ है, बट फिर इक्वेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, इट्स बेटर कि हम सॉल्व कर लें। minus lambda ut minus un. So it will become 1 minus lambda pi t, 1 minus lambda pi t minus 1 minus alpha ut minus un. So it will be pi t minus 1 equal to minus alpha divided by 1 minus lambda ut minus un. तो बुक्स के अंदर हमें डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन, सॉरी, बुक्स के अंदर डायरेक्टली हम लोगों को ये वाली इक्वेशन गिवन है. So this is the equation when some proportion of the labor contract is done on the basis of wage indexation and some proportion is not done on the basis of wage indexation. I hope ये equation second और third step सबको clear होगा. किसी को इसमें problem है then please ask. We have simply just taken common things, that's it. Normal maths से solve किया है equations को. अच्छा, अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमारा इस इक्वेशन को एक बार ठीक है लिख लो. इंटरप्रिटेशन में नेक्स्ट पेज पे इसकी डिस्कस करूंगी. यू गाइस कैन राइट दिस डाउन. व्हेन यू आर डन लेट मी नो. विल डिस्कस द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. Yes, Marvi, do you want to say something? Okay. Guys, please can you swipe a bit up? गरिमा, आई थिंक आप जूम कर पाते हो, इस वजह से मैं पूरा पेज ओपन कर देती हूँ. मुझे इन्फॉर्म किया था बच्चों ने दैट यू कैन जूम. इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, सारा पेज डिस्प्लेड है डाउन. मैं लिख देती हूँ गरिमा. When we say that this lambda is equal to 0, it means that no labor contract is wage indexed. No proportion of labor contract is wage indexed. सब लोग अपनी expectations previous year की inflation के basis पे ही frame कर रहे हैं. And this positive means that some proportion of labor contract is wage indexed. Okay, Garima.
Others also, please confirm that you have written. We'll move on to the interpretation of this. All right, Himanshu. Okay, so I'll rewrite this equation because we want to interpret one conclusion from this. So it says that wait, yeah. So it says that pi t minus pi t minus 1 is equal to minus alpha 1 minus lambda ut minus un. हमने फर्स्ट पेज पे एक कंक्लूजन एक लास्ट लाइन लिखी थी इम्पैक्ट ऑफ वेज इंडेक्सेशन वाली, आप लोगों ने नोट्स में भी लिखी होगी. इसमें हमने लिखा है द रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेशन ड्यू टू चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. मतलब जब भी हमारा कुछ प्रपोर्शन वेज इंडेक्स्ड होएगा, वो वेज इंडेक्स्ड का प्रपोर्शन हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं. तो जब भी हमारा कुछ प्रपोर्शन वेज इंडेक्स्ड होएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का चेंज का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा. वही चीज अभी हम इक्वेशन के थ्रू बता रहे हैं. सो दिस लैम्डा रिप्रेजेंट्स द proportion of labor contract that is wage indexed. अच्छा, आप एक चीज पहले मैं आपको न्यूमेरिकली बता देती हूँ कि सपोज पहले ये जो हमारा अल्फा था, अल्फा हमें ये डिनोट करता है कि जब भी हमारा चेंज अनएम्प्लॉयमेंट में हो रहा है तो हमारा इन्फ्लेशन में कितना चेंज होएगा. तो सपोज पहले ये अल्फा 5% था, मतलब कि अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में 1% चेंज हो रहा है तो इन्फ्लेशन में 5% चेंज होएगा. अब हम बोल रहे हैं कि लैम्डा प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, say this lambda is also 50% of the contracts. Suppose this is this is wage indexed, then what will be the impact on inflation? आप निकाल सकते हो ना, इक्वेशन आपके सामने है. एक बार जल्दी से इन्फॉर्म करना. पहले अगर हमारा ये लैम्डा मतलब जो इम्पैक्ट है वो 5% ही था, अब हम बोल रहे हैं कुछ प्रपोर्शन तो वेज इंडेक्स हो गया है. 50% ऑफ द प्रपोर्शन इज वेज इंडेक्स. तो हमारा इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? माइनस लैम्डा डिवाइडेड माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा. व्हाट विल बी द वैल्यू? डबल हो जाएगी. डबल? जस्ट डबल? क्या ma'am. वैल्यू आई? इट विल बी ओके. सो आपने परसेंटेज के फॉर्म में वैसे करके निकाला है, ठीक है. हाँ, डबल हो जाएगी अगर परसेंटेज से उसमें निकालोगे तो. यस. सो इसका मतलब हमारी अगर वेज इंडेक्सेशन होता है, जितना ज्यादा वेज इंडेक्सेशन होएगा, अब अगर आप इसको 75% ले लोगे तो ये वैल्यू और इंक्रीज होएगी. तो हम ये बोल रहे हैं जितना ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट वेज इंडेक्स्ड होएगा, उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर with the change in the unemployment. मुझे मालूम नहीं है किसने कहा था. I think Ritik, it was you. So from this equation we can say, from this equation it follows that wage indexation increases the effect, wage indexation increases the effect of unemployment on inflation. This is what we have concluded. जो हमने फर्स्ट पेज में लिखा है यही हमारा कंक्लूजन है. तो हम यही बोल सकते हैं that higher will be the proportion of wage contracts that are indexed. Stronger will be the impact of inflation, of change in unemployment
on inflation. So this is wage indexation. I hope it is clear to all. I'm just displaying this entire page. So इस तरीके से ये चैप्टर ओवर हो गया है. इसमें हमने चार टाइप्स की इक्वेशन डिस्कस की हैं. ओरिजिनल फिलिप्स कर्व, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व, Phillips curve taking into account natural rate of unemployment, and wage indexed Phillips curve. So these are the four types that we have discussed. You guys can note this down so that we can quickly just finish up our case study. It's already 9:12. And we'll start with the next chapter of this unit on Monday. Also, guys, one more thing. Please let me know by weekend whether you guys want to discuss something about your presentation. अगर कोई डाउट है, जैसे मैंने कहा था कि मैं मंडे ट्यूसडे ट्यूटोरियल में प्रेजेंटेशंस के आपके डाउट्स डिस्कस करना चाहूँगी. अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे वीकेंड पे प्लीज़ बता देना कि कितने बच्चे ऐसे हैं. Just prepare a list who want to discuss these things so that I'll prepare a time schedule. कि इस टाइम शेड्यूल में ये वाले बच्चों का हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि सब लोगों को ट्यूटोरियल में पूरा 1 घंटे के लिए ना वेट करना पड़े. करना मतलब आप अगर अटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो. आई एम नॉट स्टॉपिंग यू. एंड सेकेंड रीजन इज सिंस 19 से प्रेजेंटेशन है एंड मैं चाह रही थी उससे पहले हमारा नो गरिमा दीज केस स्टडीज विल नॉट कम. आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन सम टाइम. सो जैसे आप लोगों की 19 से प्रेजेंटेशंस हैं, उससे पहले मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाह रही थी. सो इन केस इंक्लूडिंग यूनिट 5. So in case if there are no doubts in your presentations, or if we can accommodate all your doubts in one tutorial, then I want to take 2 hours of lecture. I'll give you 10-15 minutes of break so that I can complete this last chapter. It is very small chapter within Monday and Tuesday, and then in the remaining time we can do unit 5, or we can do revision of unit 3 and unit 4 as you want. That is why I want to request you, please let me know over the weekend how many people want to discuss regarding their presentations. गरिमा, these case studies जो हम ये boxes में पढ़ रहे हैं, ये case studies exams में नहीं आती हैं. पर जो केस स्टडी हमने यूनिट 5 की डिस्कस की है ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने क्लासिकल और किनीजियन के बारे में डिस्कस किया था, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन डिस्कस किए थे, पॉलिसी मिक्स जो वो लेके आए थे वो डिस्कस की थी, वो सारा हमारा सिलेबस का पार्ट है. दैट इज प्रॉपर यूनिट 5. बट जो हमने बॉक्सेस में, ये ब्लू बॉक्सेस में केस स्टडी डिस्कस की है, ये केस स्टडीज एग्जाम्स में नहीं आती है, अभी तक तो नहीं आई है. Okay, guys, are we done? Can we discuss that remaining case study? Done? All right. So yesterday we discussed what explains the European unemployment, on what factors it depends. So first we discussed about the unemployment insurance. वहाँ पे unemployment insurance बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, जिसकी वजह से unemployment rate increase हो गया है, natural rate of unemployment increase हो गया है. Second, we discussed about the employment protection. So employment protection is also there. It is not so easy for firms to lay off the workers. Third, we discussed about minimum wages, that they have high level of minimum wages. As a result of it, जो लोग भी employed होते हैं उनको बहुत अच्छा खासा wages मिलता है. And fourth, we discussed about bargaining rules also, because it means that in most European countries they are subject to extension agreements, और अगर extension agreements priorly decided होते हैं तो labor का bargaining power increase हो जाता है और वो higher wages demand कर सकते हैं. Whenever wages are higher, firms think very much before hiring the workers, because again as we know कि employment protection बहुत ज़्यादा है तो इतना easily lay off नहीं किया जा सकता. So these are 4 factors that we discussed about the which impact the unemployment in Europe. Now we need to discuss whether these labor market institutions really explain the high unemployment in Europe. So we'll discuss 2 things over here. Number 1, unemployment Europe में हमेशा से इतना ज़्यादा नहीं था. 1960s में the unemployment rate in the 4 major continental European countries
was lower than United States. So it was around 2 to 3%. पर उसके बाद सडनली 8 to 9% इंक्रीज हो गया जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था यूरोप के अंदर. मतलब वो इतना कम था 1960s में. आप सोच सकते हो 1960s में व्हेन यूएस वाज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ दिस फेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, कि उनको लग रहा था कि यूरोप में ऐसा नहीं हो रहा है, यूरोप में तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2 to 3% पे ही है. तो यूएस से इकोनॉमिस्ट एक्चुअली स्टडी करने जाते थे कि व्हाट इज दिस मिरेकल बिहाइंड दिस लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. So they discussed that one hypothesis is that institutions were different then. Institutions मतलब जो labor institutions जो decide करते हैं कि unemployment allowance कितना रहेगा, employment protection कितना रहेगा, bargaining power, extension agreements, तो उस time पे ये labor institutions बहुत different थे, and the labor market rigidities have only appeared in the last 40 years. But this turns out not to be the full-fledged case जिसके ऊपर हम completely answer rely कर सकते हैं. It is true that in response of the adverse shocks of 1970s, now since we have done 1970s oil price rise, तो उस time पे in particular the 2 recessions following the increases in the price of oil, many European governments increased the generosity of unemployment insurance. क्योंकि अब यूरोपियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ऑयल प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और बाकी भी हमारा रिसेशन में भी जा रही है कंट्री, तो हमें सोशल वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बढ़ाना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी. कल हमने नॉर्वे का एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था कि जब नॉर्वे को लग रहा था, ये तो 2-4 साल पहले की बात है, जब नॉर्वे को लग रहा था कि हमारा जीडीपी रिड्यूस हो रहा है, बट वो ये नहीं चाहते थे कि फर्म्स ले ऑफ करे वर्कर्स को इतना इजीली, तो उन्होंने फर्म्स के लिए बहुत डिफिकल्ट कर दिया वर्कर्स को ले ऑफ करना. इतना डिफिकल्ट कर दिया कि फर्म्स को लगा कि लेबर्स को सैलरी देना और उनको एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना कम नुकसानदायक है एज कंपेयर टू लेइंग देम ऑफ. तो जिसकी वजह से नॉर्वे ने अपना जीडीपी बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने से रोक लिया. So this is the idea behind giving a high rate of unemployment insurance and employment protection. So उस time पे जब recession हुआ, oil price rise हुआ, Europe also did the same thing. But even in the 1960s, European labor market institutions looked nothing like US labor market institutions, and social protection was much higher in Europe, yet the unemployment was lower. तो हमने बोला कि ठीक है, हमारा जो डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है एंड डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है वो यूरोप में इंक्रीज हो गया होगा 1970s के बाद, बट 1960s तक भी वहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू यूरोप. फिर भी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो ही रहता था. सो what is the reason behind that? So they say we can explain this using focuses on the interaction between institutions and shocks. Some labor market institutions may be in some environments yet very costly in others. Take suppose they are discussing the case of employment protection. If competition between firms is limited, the need to adjust employment in each firm may be limited as well. And so we can say that the cost of employment protection may be very low. Now we know that competition is less when there is less globalization. हमें पता है जब भी हमारा globalization होता है तो हमारा competition definitely increase ही करता है. So in 1960s there was not so much of globalization, as a result of which the competition among firms was also very less. And when competition is less, it means the requirement to adjust this employment in every firm, it is also very limited. और जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट एसोसिएटेड था कि इतनी जल्दी हम लेबर्स को ना ले ऑफ कर पाए, वो बहुत ही मिनिमम था. बट अगर कंपटीशन होता भी, चाहे डोमेस्टिक फर्म से चाहे हमारी फॉरेन फर्म से, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन बहुत इंक्रीज कर सकता था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट could have been like lower. और अगर हमारा कंपटीशन है तो उसका फिर उस तरह का इम्पैक्ट उसके ऊपर आता. So this is one of the reason that they have explained herein. Second, they discuss about until the current crisis started, a number of European countries actually had a low unemployment. Current crisis मतलब ये 2008-9 और उसके after effects 2012 के बारे में बात कर रहे हैं. So this is shown in figure 1. फिगर 1 जब हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स डिस्कस किए थे, हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए थे, यहाँ पे इन्होंने यूरोप के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए. आई जस्ट टेक आउट दैट फिगर, गिव मी 1 सेकेंड.
So herein they are discussing, this is the figure 1 in 15 European countries, that is around 2006 that they are discussing. As we know in this case European countries इनका unemployment rate कितना ज़्यादा increase है, जब इनका सिर्फ 2 to 3% सिर्फ इस level पे unemployment हुआ करता था 1960s में, but 2006 आते आते इनका unemployment rate बहुत ज़्यादा increase हो गया. So they are referring to this figure when they are discussing about it. So they say until the current crisis started, a number of European countries actually had low employment, which gives the unemployment rate for 15 European countries. अच्छा, हम सबको यूरोपियन यूनियन के बारे में पता है? Do you guys know everything about European Union, Brexit वगैरह, वो सारी चीजें पता है? उसका impact Brexit क्यों हुआ था? Guys, do we know about European Union and Brexit? All right. So now they are saying that they are discussing this 2006 aspect because in all these countries inflation was stable, and suggesting that the unemployment rate was roughly equal to the. Okay, Mudassir, if you don't know, it's good that you listed that you don't know. So we can discuss about European Union and Brexit also when we have some 10-15 minutes here or there. We'll discuss about that as well. Yeah, so they are saying that in 2006, more or less, the unemployment rate was stable, and therefore we can say that it was around natural rate of unemployment. Now, as we can see, the unemployment rate was indeed high in large 4 continental countries. अभी दोबारा से figure refer कर लेंगे, that is France, Spain, Germany, Italy. But note how the low unemployment rate was in some of the countries, in particular Denmark, Ireland, and the Netherlands. They are just comparing the different countries. कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है. Is it the case that these low unemployment countries had low benefits, low unemployment protection or weak unions? क्योंकि हमने तो यही बोला है कि unemployment को यही चीजें impact करती हैं. तो क्या इनके बीच क्या ये जो हमारे 3 फैक्टर्स इन्होंने लिस्ट किए हैं, क्या इन 3 फैक्टर्स के बीच में किसी तरह का डिफरेंस था जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट आ रहा था, डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट्स आ रहे थे? So things are unfortunately not so simple. Countries such as Ireland or UK indeed have labor market institutions that resemble those of the United States. That is, they have number 1, limited benefits, number 2, low employment protection, and number 3, weak unions. So जो case अब I think Marvi and Ashwin, you guys might be presenting on the unemployment allowance in India. So I don't know if you are just limiting it to unemployment allowance or you want to study unemployment rate. So you can take these 3 factors also. And if you are studying for entire India, तो आप एक बार अपना डाटा देखिए, आपको डाटा कहाँ से मिल सकता है, या फिर आप स्टेट वाइज कंपैरिजन करना चाहो तो स्टेट वाइज कंपैरिजन भी कर सकते हो on the basis of these 3 factors or few other factors if you want to. But countries like Denmark or Netherlands have a high degree of social protection, number 1, and high degree of unemployment benefits, and they have stronger unions. So Marvi and Ashwin, we can know one thing for sure, that since in our economy, आप लोग उस डिस्कशन में नहीं थे, बाकी बच्चे थे जिसमें हमने ब्लैक इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था, तो हमें पता है हमारी इकोनॉमी में हमारी इंडिया में ब्लैक इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चलती है, एंड देयर इज़ अ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर इन आवर इकोनॉमी. बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ नहीं है. जनरली हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऐसी चीज़ों को देखते हैं जहाँ पे शायद मिनिमम वेजेस भी नहीं दिया जाता है, या जहाँ पे शायद लेबर यूनियन भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वेजेस डिमांड कर सके. तो जब आप इंडिया के एस्पेक्ट से डिस्कस करोगे तो आप ये 2 कंपैरिजन भी देख सकते हो. सी आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरियस ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सप्लोर, डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू गेट. सो आप ये 2 टाइप की चीजें भी देख सकते हो कि फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डिफरेंस है, तो क्यों है? इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट एंटायर कंट्री और इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट स्टेट डिफरेंशिएशन, you can look at formal sector unemployment rate and informal sector unemployment rate on the basis of these 3 factors, that is unemployment allowance, employment protection, and unions. Okay, so what is one to conclude? An emerging consensus among economists is that the devil lies in the details. That is, generous social protection is consistent with low unemployment, but it has to be provided very efficiently. For example, if unemployment benefits can be generous मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा unemployment allowance दे रहे हैं, ज़्यादा लंबे time period के लिए दे रहे हैं. So long as the unemployed are at the same time forced to take jobs if such jobs are available.
तो कल जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि अगर इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 25,000 का मिल रहा है और आफ्टर टैक्स इनकी इनकम अगर ये जॉब लेते हैं 35,000 की होगी, then what is the point of taking a job? A person can be happy in 25,000 also. So they are saying that in order to reduce the impact of good and generous unemployment protection, it is important that they need to be given very efficiently, wherein it should be ensured कि अगर उस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो लेबर उस टाइप की जॉब्स में एंटर हो। और जो ये सोच, ये तो बर्डन है ना गवर्नमेंट के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे करिए, दिस इज अ टाइप ऑफ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। तो ये बर्डन रिड्यूस हो और इस 25,000 को गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी मेकर कहीं और यूटिलाइज कर पाए। इसीलिए बहुत जरूरी होता है एफिशिएंटली अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को डिलीवर करना। Now, some employment protection, for example, in the form of generous severance payment, may be consistent with low unemployment, so long as firms do not face the prospect of long administrative, same thing they are saying, कि ले ऑफ को इतना भी डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए, इनका इंटेंसिटी डिपेंड होना चाहिए, एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। कंट्रीज सच एज डेनमार्क अपीयर टू हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन अचीविंग दीज गोल्स। मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो देते ही हैं पर वो एफिशिएंटली उस चीज को दे रहे हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं कि लेबर डीमोटिवेट ना हो जाए लेबर मार्केट में एंटर होने से, और उसके डीमोटिवेटिंग का एक कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं होना चाहिए। So creating incentives for the unemployed to take jobs and simplifying the rules for employment protection are on the reform agenda of many European governments. One may hope that they will lead to a decrease in the natural rate in future. So in this case study, we started this discussing 4 types of factors that have an impact on unemployment. That is unemployment allowance, employment protection, bargaining power, and the labor unions. And then we discussed about why and how European countries were having low unemployment rate, and thereafter there was a sudden boom in the unemployment rate in these European countries because the labor institutions, they started giving more generous unemployment insurance and more stricter employment protection, जिसकी वजह से unemployment rate increase हो गया, जिसको हम natural rate भी बोल सकते हैं। पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है और कुछ में बहुत कम है। इसका रीज़न है कि जिस तरीके से यहाँ पे लेबर यूनियंस फॉर्म होती हैं, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन दिया जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, ये 3 फैक्टर्स इन कुछ कंट्रीज के अंदर डिफर करते हैं। जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है वो कंट्रीज कुछ सिमिलर हैं एज कम्पेयर टू द सिचुएशन एंड टू द लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस इन द US, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर फेसिंग अ हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। So with this, we are done with this chapter. Tomorrow we'll just we'll discuss this changes in US natural rate of unemployment since 1990s. अभी हमने UK का डिस्कस कर लिया, हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे US UK में जाके स्टडी करता था। Guys, do you have another class at 9:30? कल हम इस चैप्टर को और डिस्कस करेंगे। Everything is covered. I hope this was useful. I'll quickly take your attendance.